May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए. Thank you, sir. डिफाइन कीजिए अपने आप को बिना नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख किए. जी सर. मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ सर. 1998 और 2000 में क्रमशः हाई स्कूल एंड इंटर जीआईसी से करने के बाद मैं 2001 में वायुसेना में चला गया था और 2021 में भी मैं रिटायर हुआ हूँ. इसी दौरान मैंने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन क्रमशः 2007 और 2009 में किया था. और अभी हाल ही में 2021 समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें मेरा आरओ सचिवालय के लिए चयन हुआ है. अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई सर. गुड, चलिए बधाई हो आपको. थैंक यू सर. आप भूतपूर्व सैनिक हैं जी सर. और अब तो आरओ बन चुके हैं रिटायरमेंट के बाद. कब तक काम करने की इरादा है? एक बार आप रिटायर हो चुके. सर वायुसेना में 17.5 साल की उम्र में मैं चला गया था सर और 20 वर्ष की सेवा के पश्चात वहाँ से आया हूँ और अभी तो सर कार्य करने की उम्र पूरी की पूरी बची हुई है. क्या उम्र है आपकी? सर अभी मैं लगभग सर 39 साल का हूँ. 39. आपका चयन हो जाता है तो कितने और साल तक आप सेवाएं देंगे? सर अभी इस वर्ष अगर इसमें चयन हो जाता है हाँ. तो लगभग 20 वर्ष ही मैं सेवा दे पाऊँगा. 20 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ पाते हैं चयन हो जाने के उपरांत? जी सर. 20 वर्ष बाद यानी रिटायरमेंट के समय जी सर. आप कहाँ होंगे? सर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कह रहे हैं सर. हाँ भाई, आप सेलेक्ट हो गए, जी सर. डिप्टी कलेक्टर बन गए, जी सर. फिर 20 साल बाद आप कहाँ पहुँचेंगे? सर अगर मेरा चयन रिटायर होंगे, आप किस पद से रिटायर होंगे? सर जहाँ तक मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं शायद एडीएम के पद से रिटायर होऊंगा. एडीएम के पद से आप रिटायर होंगे. अभी आप एसडीएम बनेंगे. जी सर. एसडीएम और एडीएम के बीच का कौन सा पद होता है? कोई पद है बीच में या एसडीएम सीधे एडीएम बनता है? सर ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एसडीएम के बाद एडीएम ही बनता है. सिटी मजिस्ट्रेट सर ज्ञान नहीं है सर. लोक प्रशासन में हमारे ख्याल से आप पढ़ते होंगे पुलिस और पीएसी में अंतर. हाँ सर थोड़ा बहुत. बस थोड़ा बहुत चाहिए भी हम लोगों को जानकारी उसके बारे में बताइए. पुलिस सर एक पुलिस के दो रूप हैं. जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक नागरिक पुलिस है जो हमें सामान्यतः दिखाई देती है और दूसरी सर एक रिजर्व पुलिस होती है जिसको पीएसी कहा जाता है जिसका प्रयोग दंगा और आपात स्थितियों में किया जाता है सर. पीएसी का फुल फॉर्म क्या है? सर याद नहीं है सर. सॉरी सर. पुलिस का फुल फॉर्म? POLIC नहीं. चलिए एसडीएम के 4 गुण बता दीजिए, ध्यान दीजिएगा. जी सर. एसडीएम के 4 गुण कौन कौन से अपेक्षित होते हैं उसमें, और फिर हम लोग देखेंगे कि आप उस पर कितना खरे उतरते हैं. जी सर. उन्हीं गुणों पर. एसडीएम में सर एक नेतृत्व का गुण होना चाहिए सर. ठीक है. जो कि अपने क्षेत्र में जो है हाँ. नेतृत्व कर सके वो. दूसरा सर उसकी समन्वयकारी भूमिका रहती है. अच्छा. उसको समन्वय रखना चाहिए. हाँ. और तीसरा सर है क्योंकि एक एसडीएम एक मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य करता है तो उसके अंदर निष्पक्षता होना बहुत जरूरी है सर. हाँ. और चौथा सर एक एसडीएम का जनता से संवाद होता है, जनता के बीच में रह के काम करता है तो उसके अंदर सर समानुभूति के तत्व भी विद्यमान होनी चाहिए सर. संवेदनशीलता. तो समानुभूति संवेदनशीलता होनी चाहिए सर. अच्छा, इन चारों में आपके अंदर कौन सा गुण सर्वाधिक है? सर अगर देखा जाए तो चारों गुण मेरे अंदर हैं सर. सबका कंटेंट वाइज तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है ना सर. मुझे ऐसा लगता है चारों हैं सर बराबर मात्रा में. कोई एक एग्जाम्पल आप बताइए संबंधित अपने समन्वयकारी भूमिका की.
सर वायुसेना में जब मैं कार्य कर रहा था तो अंतिम 5 वर्षों में मैं लैब इंचार्ज की भूमिका में था। मेरे अंडर में सर 15 एयर वॉरियर्स थे, वायु सैनिक थे, जिनके बीच में मैं समन्वय के स्थापित करके अपने सेक्शन को, अपने लैब को रन करता था सर। और 5 वर्षों में कोई किसी तरह की समस्या नहीं आई मुझे। हम तो एग्जैक्ट ये जानना चाहते थे कैसे समन्वय आपने किए। तो आपने बता रहे हैं कि आपने समन्वय स्थापित किया। जी सर। कोई घटना हो जिसमें आपका ये गुण दिखाई पड़े, आप बता दें, हम लोग समझ जाएं आपका समन्वयकारी भूमिका या नेतृत्व। सर परिवार में भी मैं देख सकता हूँ, जैसे हम अपने भाइयों के बीच में या घर में कुछ करना होता है तो हम सब मिल बैठ के वार्ता के माध्यम से उसको समन्वय करके। मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर पदानुक्रम में आपने ऊपर क्या रखा है, डिप्टी एसपी या फिर डिप्टी कलेक्टर? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी एसपी ज़्यादा ठीक रहता है। आप फोर्स से एक फोर्स से दूसरे फोर्स में आते। जी सर। क्यों नहीं रखा आपने ऊपर डिप्टी एसपी? सर डिप्टी एसपी भी मेरी सर उसमें पदानुक्रम में है। नहीं, पहले नंबर पर रखना चाहिए। पहले नंबर पे मैंने सर डिप्टी कलेक्टर को इसलिए रखा है क्योंकि सर ये एक सामान्य सेवा है। इसकी जो कार्य करने का वो है, बहुत विविधता है इसके अंदर। राज्य की सर्वोच्च सेवा मानी जाती है और मुझे एक अवसर था, ऑप्शन था चूज करने का। तो कमिश्नरेट सिस्टम में सर कौन सा अतिरिक्त आभूषण या कौन कौन से अतिरिक्त आभूषण या औजार पुलिस को मिल गए हैं? कमिश्नरेट सिस्टम में जो सर डिप्टी कलेक्टर की जो एसडीएम की भूमिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है, वो सर पुलिस व्यवस्था को दे दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त सर जैसे आर्म्स लाइसेंस इशू करना और लोक व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की जो परमिशन लेनी पड़ती थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम से। आप सोचिए किसी ऐसे ज़िले में आप पोस्ट हो गए जहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, तो डिप्टी कलेक्टर की पावर आपकी इधर ही रह जाएगी। सर डिप्टी कलेक्टर की केवल एक एसडीएम की ही पावर नहीं है। डिप्टी कलेक्टर जो होता है, जैसे मैंने कहा कि एक समन्वय, यानी अपने परिक्षेत्र जिस क्षेत्र में होता है वो, वहाँ पे विभिन्न विभागों के माध्यम उसको समन्वय करना होता है। एक तरह से वो उनका प्रमुख होता है। और जो विकासकारी भूमिकाएं हैं, जो एसडीओ के रूप में जो इसकी भूमि राजस्व से संबंधित भूमिकाएं हैं, चलिए ठीक, ये सब बरकरार हैं अभी भी सर। तो बता चुके थे ये सब आप। आपने आधुनिक इतिहास पढ़ा है? जी सर। हालांकि बहुत दिन पहले पढ़ा है, ऐसा आप कह रहे हैं। जी सर। तो कुछ तो अवशिष्ट होगा। जी बिल्कुल सर। पिछली शताब्दियों में भारत में कई तरह के सुधार के लिए आंदोलन हुए थे। तो धार्मिक सुधार के 1-2 आंदोलनों का नाम बताएंगे? धार्मिक सुधार आंदोलनों में सर हम आर्य समाज को ले सकते हैं सर। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस का एक आंदोलन था सर। इनको हम धार्मिक सुधार। ये एक और बना था ब्रह्म समाज। जी सर। बंगाल में। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर सर राजा राम मोहन राय जी थे। और इसके ये जो आपने पहले नाम लिया, आर्य समाज। आर्य समाज सर स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी सबसे अच्छी रचना कौन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती की? जी सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ा है आपने? जी नहीं। जब उसके थोड़ा और पहले चले जाइए, 1-2 सेंचुरी और पहले चले जाइए, 15वीं 16वीं, उधर के कोई समाज सुधारक याद आ रहे हैं? सर भक्ति आंदोलन से संबंधित कई समाज सुधारक थे, जिसमें गुरु नानक थे और थोड़ा और पहले जाएं तो कबीरदास जी थे, ये लोग थे। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स में, ब्रिटिश टाइम्स में अगर कोई आपसे केवल इतना पूछ दे कि इतिहास के विद्यार्थी आप हैं, आप बताइए कि ब्रिटिश रूल का कौन कौन सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोसाइटी को, तो आप क्या बताएंगे? नेगेटिव तो हम सभी लोग कहते हैं कि वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, हमको लूट ले गए, हमको ये कर दिया। कुछ पॉजिटिव भी रहा, और अगर रहा तो क्या रहा? सर
समाज के परिप्रेक्ष्य में सर, केवल देश के परिप्रेक्ष्य में? समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखूं सर, तो ब्रिटिश सोसाइटी की सबसे बड़ी देन ये रहेगी, जो हमारी तथाकथित पिछड़ी निचली जातियां कही जाती हैं, उनके अंदर एक प्राइड की भावना आई और उन्होंने अपने आप को एक करके अपनी मांगों को, अपने अधिकारों को जानना, समझना, समझा शुरू किया। इसी तरह से मैं महिलाओं को भी सर देखूंगा कि महिलाओं की स्थिति के लिए भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन था जिसने इनको अपने अधिकारों के लिए आंदोलित करना या एक तरह से एक संगठित करना शुरू किया। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं देखता हूँ तो सर, भारत की जो राजनीतिक एकता स्थापित हुई, मैं उसको देखता हूँ सर, ये ब्रिटिश काल में एक अच्छी उपलब्धि रही। कुछ माने जो लोगों ने जो कुछ भी किया अपने शासनकाल में, एक और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा सर कि जो हमारा जो संवैधानिक विकास क्रम है, हमारा संविधान भी कहीं ना कहीं उसी विकास क्रम का एक नतीजा है सर। जैसे उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक हॉस्पिटल और पब्लिक होटल्स, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट दिया, जी सर, ये आपके सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? ये एक अच्छी व्यवस्था है सर, जिसमें ऊंच नीच या किसी जाति संबंधित जो है ऐसी भावना से परे होकर के जो पब्लिक या सर्वजन के लिए जो होटल हैं, हॉस्पिटल हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी एकता को वृद्धि में सहायक है सर। तो हमें अंग्रेज़ों की प्रशंसा करनी चाहिए या निंदा करनी चाहिए? सर अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो निंदा और इससे ऊपर जाने की आवश्यकता है सर, क्योंकि मैं देखता हूं कि सर एक स्थितियां ऐसी थी जिसमें उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, उस अवसर का उन्होंने लाभ उठाया, और आज अगर हम इतिहास में और पीछे ही देखते रह जाएंगे तो सर हम आगे जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने भारतीय सेना में क्यों ज्वाइन किया? अगर आपको सिविल सर्विसेज में आना था तो आप तभी तैयारी करके आ सकते थे। जी मैम, भारतीय वायुसेना में मैम मैं इंटर के बाद ही चला गया था। कारण? सबसे पहला कारण तो घर की कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी थी कि पिताजी जो आगे परस्यू नहीं कर सकते, तो जब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया तो घर वालों और बाकी रिश्तेदारों ने कहा कि आप ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगा कि आप देश के प्रति बहुत वो जिम्मेदार नागरिक हैं, इसलिए आपने चयनित किया। आप में वो जोश था उस समय? जोश तो बिल्कुल था मैम। आर्थिक तंगी और पारिवारिक, उसके लिए आपने ज्वाइन किया सर? जो प्रमुख कारण था मैम ये था। उसके बाद वायुसेना में जाने के बाद जो राष्ट्र प्रेम की भावना है वो सब मेरे अंदर। तो फिर आपने क्यों 5 साल के अंदर रिटायरमेंट ले लिया? इसको आप और कंटिन्यू करते, वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, देश के प्रति आप अपनी सेवा का योगदान करते। जी मैम, मैं 20 वर्ष सेवा किया वहाँ पर, और 20 वर्ष का हमारा टर्म ऑफ एंगेजमेंट होता है, पहला बॉन्ड होता है, वो पता है मुझे। तो वो पूरा करके मैं अपनी सेवा से जो है निवृत्त हुआ हूँ। और फिर क्योंकि मुझे एक अवसर मिला और इन 20 वर्षों के दौरान मैंने अपनी सेवा बहुत ही अच्छे तरीके से की। इस दौरान मुझे अपने कमांडिंग अफसर्स के द्वारा कई बार प्रशस्ति भी प्राप्त हुई। तो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि जो देश प्रेमी कह सकते हैं या देश प्रेमी नागरिक को हमने फिर खो दिया वहाँ डिफेंस में, जिसका ज़्यादा योगदान हो सकता था। जी मैम बिल्कुल, लेकिन डिफेंस में एक पॉलिसी होती है कि वो सबको आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक परसेंटेज होता है जिसको जैसे हम अग्निवीर में अभी देख सकते हैं, उसी का एक ग्रुप है कि फौज हमारी युवा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग वहाँ पे जाएं। तो उसी के लिए अग्निवीर योजना भी लाई गई है, जिसमें 4 वर्ष के पश्चात केवल 25% लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। और तो दूसरा योजना का नाम अग्निवीर है कि कुछ और है? मैम अग्निवीर रैंक का नाम है, योजना का नाम अग्निपथ है जी। तो 20 वर्ष के पश्चात, सेवा के पश्चात एक बार मुझे अवसर मिला, क्योंकि पहली जॉब जो थी वो शायद मेरे निर्णय से नहीं थी, तो इस बार मुझे अवसर मिला तो मैंने अपने ऑप्शंस में चूज़ किया इसको। तो पहली जॉब आपके निर्णय से, फिर किसके निर्णय से थी ये? कह सकता हूँ कि घर वालों के निर्णय से थी ज़्यादा। तो मतलब आपकी स्वेच्छा से आपने इसको ज्वाइन नहीं किया? मेरी भी स्वेच्छा थी, लेकिन शायद मैं उतना परिपक्व नहीं था। परिपक्व नहीं थे आप। अभी जो 2023 का बजट पारित हुआ है, उसके मुख्य बिंदु क्या है, मुझे बताइए जरा।
किस पे भारत सरकार ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है? मैम इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है वो अधोसंरचना पर ध्यान दिया गया है। क्या है अधोसंरचना? इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे, पोर्ट्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब पे जो है ज़्यादा फोकस रहा है। डिफेंस के लिए कितना बजट पारित किया गया है रक्षा मंत्रालय के लिए? जी मैम, डिफेंस के लिए 5,95,000 करोड़ रुपए पारित किया गया। 93 लाख शायद है, 93 लाख करोड़, 5 लाख लगभग। तो इसमें से कितना भाग जो है वो वेपन्स के लिए और युद्ध सेना को सशक्त करने के लिए किया गया है? इसमें जो पूंजीगत व्यय की बात कर रही हैं मैम, तो इसमें लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 3,60,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है। पूंजीगत व्यय के लिए, ठीक है। अभी एक D4 ड्रोन सिस्टम की बात बहुत चल रही है, क्या है ये? इसका सेना में भी उपयोग करने की बात की जा रही है। मैम सुना नहीं मैंने। D4 ड्रोन आपने सुना नहीं? अच्छा, चीन ने अभी हाल ही में एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिससे वो जो बम विस्फोट कर सकते हैं जगह जगह पर, उन्होंने कई जगहों पे किया भी है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको कि ड्रोन के ज़रिए अब युद्ध में स्थल में यूज़ किए जाएंगे? ड्रोन्स तो मैम यूज़ हो रहे हैं और ये भविष्य के एक तरह से वेपन्स कहे जा रहे हैं, जो कि हमारे जो मैनुअल एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करेंगे। ये हम भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन मैम ये चीन के संदर्भ में जो है वो मुझे ज्ञात नहीं। तो आप मुझे बताइए कि इससे क्या ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे डिफेंस को, इससे और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे? जी मैम। कैसे? मैम सबसे पहले तो इसमें जो हमारा जो एयरक्राफ्ट जाता है लड़ाकू विमान, उसमें पायलट होता है। तो यहाँ पे ये रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं, पायलट विहीन होते हैं। और दूसरी चीज़ मैम, ये शत्रु की सीमा में जा कर के वहाँ पर रिकॉनेसेंस कर सकते हैं, बम ड्रॉप कर सकते हैं, और मिसाइल्स वगैरह अगर इनमें उन्नत स्तर हो जाए तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि मनुष्य की जगह कहीं ना कहीं पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ले रही है, मशीन ले रही है? क्योंकि हमारे भी जो पायलट्स होते हैं और जो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उस युद्ध स्थल पर कार्यरत रहते हैं और कार्य करते हैं अपना। जी मैम। तो ये क्या एक ड्रॉबैक नहीं है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में कहीं ना कहीं वो कमी भी आ जाएगी पायलट्स की उसमें, अगर ये इस तरह से हम वो करेंगे तो? बिल्कुल मैम, ये आज का युग वैसे भी तकनीकी युग है मैम, और तकनीकी का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम देखें कि पायलट की संख्या में कमी आ सकती है भविष्य में, लेकिन पायलटों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि जो टैक्टिकल डिसीजन लेने होते हैं जब युद्ध शुरू होता है और हम युद्ध क्षेत्र में होते हैं, तो जो टैक्टिकल निर्णय लेने होते हैं वो पायलट ज़्यादा अच्छे से ले सकता है, क्योंकि जो रिमोटली ऑपरेटेड आपके ड्रोन्स होंगे, ये होंगे इसमें, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनको हम ऑपरेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हम कमी पाएंगे। इसमें हम प्लान्ड जो है मिशंस कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय देखा था, जब F-16 एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आए थे, तो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी ने जो वहाँ पे अपना भूमिका निभाई थी, वो एक पायलट ही कर सकता है। उसमें हम शायद इनका ड्रोन्स का इस्तेमाल उतनी बखूबी तरीके से ना कर पाएँ। आपके 20 साल का अनुभव कहाँ तक आपको लगता है कि कारगर सिद्ध होगा अगर आप एज ए डिप्टी कलेक्ट्रेट की पोस्ट पर चयनित होते हैं? मैम 20 वर्ष के दौरान जैसा कि मैंने अभी कहा था कि एक नेतृत्व की भूमिका में, समन्वय की भूमिका और संवेदनशीलता, और इसके अतिरिक्त सैन्य प्रशासन में ही सही, लेकिन प्रशासन का एक अनुभव मुझे रहा है। इसके अतिरिक्त जो सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना है, रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जाना है, टाइम का मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, ये सब मेरे अंदर है मैम, और मुझे लगता है कि इन सब का प्रयोग करके मैं एक अच्छा डिप्टी कलेक्टर साबित होऊंगा। अगर आपके कार्यकाल के दौरान ये मुकेश पालवाला हत्याकांड जो भी हुआ है, उमेश पालवाला, उसमें आपकी क्या भूमिका रहती? जो बाकी अभी हुआ है उसके अलावा, जो प्रशासन ने कार्यवाही की, उसके अलावा आप क्या अहम भूमिका निभाते? क्योंकि अभी तक तो बहुत जो मेन है कल्प्रिट होकर आए नहीं हैं। मैम ये जो जहाँ तक मेरा इसके बारे में ज्ञान है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी उमेश पाल जी को, और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, जो लोकल इंटेलिजेंस फेल्यूर है, तो एक SDM के रूप में मैं पुलिस व्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करके ऐसी किसी जो जिसमें हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो
सबसे बड़ा जो कानून व्यवस्था के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि सूचना। हमारे पास सूचना जितनी अच्छी होगी, जितनी जल्दी आएगी, उतना ही अच्छा हम जो है एग्जीक्यूशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसमें मुझे लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर प्रतीत होता है। अगर मुखबिरी अच्छी हुई होती, इंटेलिजेंस अच्छा होता, तो शायद ये हत्याकांड हुआ ही नहीं होता। सर जीआई टैग क्या होते हैं, भौगोलिक संकेतक? भौगोलिक संकेतक एक पेटेंट संबंधी अवधारणा है जिसमें किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित किसी वस्तु का जो है एक जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि उसको एक उदाहरण प्रोटेक्शन एक मिलता उदाहरण है। दीजिए, अभी ये हाल में चर्चा का विषय बने हुए है। जीआई टैग जैसे आगरे के पेठे को मिला हुआ है, तो उसमें देख सकते हैं। कब मिला आगरे के पेठे को जीआई टैग? अभी शायद हाल ही 2-3 महीनों की बात है सर। सदन में सियासी खींचतान चल रही है आजकल, जी सर। अखबार में देखा होगा आपने। जी सर। किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता पक्ष के लोग उसके लिए उत्तरदायी हैं या फिर विपक्ष के लोग उत्तरदायी हैं? सदन नहीं चलने दे रहे हैं, न लोकसभा न राज्यसभा। पहले तो ऐसा देखा जाता रहा कि सर कि विपक्षी पार्टियां ही सदन नहीं चलने देती थी, लेकिन इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सदन नहीं चलने दे रहे हैं। पक्ष कुछ मांग कर रहा है, यानी सरकार का पक्ष जो है वो कुछ मांगे कर रहा है, विपक्ष अपनी मांगे कर रहा है। इस चक्कर में जो है सदन नहीं चल पा रहा है। क्या स्टैंड है दोनों लोगों का आखिर? सर, सरकार चाहती है कि भी हाल में जो माननीय राहुल गांधी जी विदेश दौरे पे गए थे, उन्होंने कुछ ऐसे बातें कही थी लोकतंत्र के बारे में हमारे में, तो उसके लिए माफ़ी मांगे वो। और विपक्ष चाहता है कि जो अदानी का केस था, हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, उसके ऊपर जेपीसी बैठाई जाए। तो दोनों अपनी अपनी मांगों पे हैं, जिस पे सदन नहीं चल पा रहा है। राजीव गांधी के लिए आपने राहुल गांधी के लिए आपने माननीय शब्द का इस्तेमाल किया। जी, सांसद हैं वो, तो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए। और अडानी के लिए आपने नहीं किया? देश के अदानी जी बोला मैंने उनको सर। हैं? अदानी जी बोला। ये देश के विकास में उनका बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, बड़े उद्योगपति हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मेंबर जी ऑफ भी अपने आप में एक सर सम्मानपूर्ण शब्द है। पार्लियामेंट तो नहीं है। जी, जनप्रतिनिधियों के लिए सर एक शब्द है, एक सम्मान दिया गया है उनको। चलिए जरा उत्तर प्रदेश के पश्चिम में या उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? सर, हरियाणा और राजस्थान, इसके अतिरिक्त यूनियन टेरिटरी दिल्ली से। और पूर्वोत्तर सीमा को? पूर्वोत्तर सीमा को अगर देखें तो सर बिहार और नेपाल। तो नेपाल एक देश भी है, वो भी स्पर्श करता है भारत की सीमा को। अभी एक वांछित मुलजिम है जो प्रयागराज की घटना थी। जी सर। अशद। जी, अतीक के बेटे। हाँ, तो नेपाल में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जी सर। कैसे पहुंच गया नेपाल? सर, ऐसा पहले भी देखा गया है कि नेपाल शरण स्थली रहा है, लोग अपराध करके वहाँ भाग जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भारत और नेपाल की जो सीमा है वो एक खुली सीमा है, जिसमें ऐसी कोई चौकसी जो भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे होती है वैसी जानना स्थिति चाहते नहीं है। हैं कि ये चौकसी क्यों नहीं है दोनों की सीमा पर? कि मुक्त आवाजाही है सर, इसी वजह से नहीं है। क्या मतलब कोई भारत और नेपाल के बीच में? जी सर, 1950 की जो मैत्री संधि थी उसी के अनुसार ये था कि हमारे मतलब कि एक तरह से रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, तो वो चौकसी उस स्तर की नहीं है जैसी होनी चाहिए। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है आपने फिल्म? हाँ सर, बहुत पहले देखा। मुख्य किरदार किसका है? इसमें मनोज बाजपेयी हैं, सरदार सिंह की शायद सरदार खान या ऐसी कुछ भूमिका में है। और नवाजुद्दीन? ये भी हैं सर, फैजल शायद नाम है, ऐसा कुछ। तो अभी जो प्रयागराज वाली घटना घटी है, तो किसकी तुलना की जा रही नवाजुद्दीन से, कि नवाजुद्दीन का जो रोल है वह प्ले किया?
इसमें सर ये 2 का इनकाउंटर हो गया, जो लोग बचे हैं उसमें से कोई एक नाम है, शायद असद का ही कहा जा रहा है सर। शायद अशद ही है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं कमी सर, आइए, बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? अच्छा लगा सर, अच्छा था। अच्छा लग रहा था सर। कोट की बटन ये खोलना बंद करना आप लोगों का क्या है? वहाँ बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बंद करते हैं। सर ऐसा एटिकेट्स यूट्यूब में देखा है सर। अभी तो बैठने के बाद वो थोड़ा सा यहाँ जमा हो जाता है सर। अरे जैसा महसूस करिए, कंफर्ट जिसमें हो उसमें आइए। अच्छा ठीक सर। बंद में आइए, बंद में कंफर्ट महसूस करते हैं तो खुले में आइए, खुले में कंफर्ट महसूस करते हैं तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता सर। कुछ नहीं, क्या फ़र्क पड़ता, बल्कि इसका पड़ता है कि आप खोलते हैं, बंद करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अननेसेसरी एक काम बढ़ा लेते हैं अपना। दिमाग कॉन्शियस रहना पड़ता है। देखिए, पर्सनालिटी आपकी अच्छी है। 20-21 साल आप जॉब करके आए हैं। जी सर। ये जो फर्स्ट मिनट इंटरव्यू का होता है, इसको और बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा तो लाउडली ओके सर। वॉइस आपकी काफ़ी तेज़ थी, वो खटक रहा था। ओके खैर उसके बाद आपने ठीक कर लिया, अभिवादन जिस टोन में आपने किया वो ठीक था, बट उस समय खटक रहा था। तो ये देखिए ज़रा, यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़े आपके स्पीच में। और अभिवादन करने का जो तरीका था, जैसे 2 कदम आप चले, वहाँ से चल कर के आए, तो रुक कर के, थम कर के, आराम से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक बार में बोर्ड को ग्रीट करिए। मतलब सर केवल सबको एक सबको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं। ठीक सर। ये ज़रूर सब लोग कहते हैं कि मैं कोई थी तो- हाँ महिला सदस्य हैं तो एक बार उनको आप अलग से कर लीजिए। बाकी आप चेयरपर्सन को देखते हुए, या वहाँ से आप देख रहे हैं तो बोर्ड को लगता है, सबको लगता है कि आप उसको देख रहे हैं, जी सर। तो आप एक बार में अभिवादन कीजिए। बाकी सर ठीक-ठाक- आगे रुकने की बात करूं या अगर आंख मिल जाए तो? नहीं, ऐसे तो ये है कि कभी कभी तो आप डोर क्योंकि पे मेन क्या पहुँचते होता है सर, हैं। जैसे हम आंख मिल जाती है तो उसी समय सम्मान प्रकट करना होता है। देखो, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ सर। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पूछने से पहले ही बोर्ड कह देता आइए आइए, बिल्कुल सर। और कभी कभी ये है कि नहीं, आपको मौका देता है कि आप पूछ करके आइए, तो वो तो आपको परिस्थिति जन्य निर्णय लेना होगा, जी। कैसी स्थिति बन रही है। अगर आपको मौका मिलता है 2-3 कदम चल के आइए। हाँ, मैंने ये भी ध्यान देना है कि अगर चेयरमैन ने कह दिया कि आइए आइए और तब भी आप कह रहे हैं आई कम इन, सब तब तो उल्टा हो हाँ गया। तो सर पूछना नहीं है। होगी, बिल्कुल सर। आपको मौका ही नहीं दे रहा अभिवादन करने का, वहाँ से बोला आइए आइए बैठिए, तभी मुझे लगता है अभिवादन तो करना चाहिए सर। थैंक यू बोल दीजिए। हाँ, जैसा मौका मिले, हाँ लेकिन अभिवादन करिए। तो ये कहने का आशय है कि सबको अलग तो अलग कोरोना करके। ने सबसे बढ़िया अभिवादन का तरीका जो सिखाया, अगर कोई कह ही देता है कि बैठिए तो आप ऐसे करके फिर बैठ जाइए। हो गया। ठीक, सही बात। ये तो इंटरनेशनल सैल्यूट हो गया ना। जरूरी नहीं जो हम लोगों ने मन बनाया है वही करें वहाँ पहुँच करके। ये हुआ। सिचुएशन क्या रहती है जैसी सिचुएशन है। और फिर थैंक यू बोल करके बैठिए। थोड़ा सा और स्लो चलिए, थोड़ा सा। बोलने का सर। नहीं, बोलने का ठीक था। हाँ स्लो मतलब बहुत फास्ट मत चलिए, कोई चीज़ आराम से बताइए ना, कॉन्फिडेंस के साथ। थोड़ी हड़बड़ाहट बोलने में दिख रही है, ओके सर। थोड़ी सी। तो अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 हफ्ता आपके पास जी, समय है। जी सर। बाकी ठीक है, पढ़ने को तो आपने मेंस क्वालिफाई किया है, तो विषय आपने पढ़ा है, और जीएस भी आपने पढ़ा है। जितना पढ़िए उतना कम है, वो तो सर है। तो जो भी हल्का फुल्का ब्रशअप कर लीजिए। ठीक है, सामान्य सवाल पूछे जाते हैं विषय आदि पर। इन करंट इश्यूज़ तैयार कर लीजिए। जितने लोग वहाँ बैठे रहते हैं सब अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो अखबार आप भी पढ़िए, न्यूज़ आप भी पढ़िए। और सधा हुआ जाओ, थोड़ा सा सारी बोलना भी सीखिए। जी सर। जहाँ लगता है कि इसका सटीक उत्तर नहीं पता है तो सारी बोल दीजिए। जरूरी नहीं सारे सवालों का जवाब दिया जाए। जी सारे सवालों का जवाब देने में हम लोग कुछ गलतियों पर गलती बिल्कुल सर। कर देते हैं। बस ये सब ठीक कर लीजिए। पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल बढ़िया है।
कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस वगैरह में कोई कमी है नहीं आपकी। जी सर। स्पीच मैनरिज्म भी ठीक है ओवरऑल, कुछ ऐसा नहीं। वो खटक रहा था सर, ज़्यादा मैं स्पीड में ऐसा कुछ बोल रहा था। इसीलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। ठीक अच्छा करेंगे, अच्छा अंक मिलना चाहिए आपको साक्षात्कार में। जी सर। सर वो माननीय वाला शब्द जो मैंने प्रयोग किया अरे वो ठीक है, वो सब तो ऐसा तो एकदम नहीं। ठीक है। थैंक तो आपने जी लगाया था ना, यू। जी सर। वो नहीं, ठीक जो है। हमने उसमें सप्लीमेंट दिया दैट वाज वैलिड सप्लीमेंट, कि भाई वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। हैं और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। जी सर। वो ठीक है, उसमें कुछ संबोधन ऐसा में तो नहीं। अंतर हो जाता है। जी सर। कंट्रोवर्शियल कहा है स्टेटमेंट भी आपने स्टार्टिंग में दे दिया था, वो कि दबाव में आया, फिर प्रेशर में आया, फिर हाँ मैम, वो एक्चुअली आप उसको बोलने उस से क्वेश्चन के बचे। लिए मैं तैयार नहीं था। फर्स्ट टाइम आया मेरे सामने। तो इसीलिए उसको सारी बोल देना चाहिए। कौन सा नहीं, उसमें नहीं, इस आप प्रश्न की में बात पूछा कर था रहे कि जो सर मैंने पूछा कि डिफेंस ज्वाइन किया आपने, मतलब 17.5 साल में आप क्यों गए थे, हाँ तो मैंने वो आपका जो सत्य है मैंने वही बता नहीं, दिया। सत्य वाला जवाब आपका बिल्कुल ठीक था, बहुत एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं उसको। हाँ, हाँ, नहीं, एकदम एकदम करेक्ट ये था जो आपने कहा कि उस समय मैं इतना मैच्योर नहीं था कि मैं मैं 17.5 साल में गया था। इवन कंसेंट लेटर फादर से लेके गया था। स्पिरिट, जी असली ट्रू स्पिरिट वही है। बताया इन्होंने बिल्कुल ठीक सर, बस थोड़ा उसी को एलेबोरेट करने के चक्कर में ज़्यादा बोले। वो स्टेटमेंट शब्दों आपने में- ठीक दिया था। हाँ, कम शब्दों में सटीक चीज़ें बताइए, जी। अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑल द विश यू बेस्ट। ऑल द बेस्ट।